चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा डोवेर्नायर ट्राइड्स लॉ से दिया नहीं, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे बोला कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और डोवेर्नायर का ट्राइड्स लॉ आपको पता ही होगा, इसके संबंध में हमने बताया है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, एक बार सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। पूजा सिंह जी बताए तो टेक्निकल टीम नहीं थी इसलिए क्लासेस थोड़ा सा डिले हुआ है। ठीक है, हम तो बैठे हुए थे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है। यदि तीन तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम तो नहीं होगा, ये तो गलत है। अवरोही क्रम अगर बोल दिया तब तो ये गलत हो जाएगा। अवरोही क्रम बोला नहीं, अवरोही क्रम नहीं लेते हैं, आरोही क्रम में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो यहां अवरोही क्रम की बात कर रहा है। क्या बताइए सभी लोग फटाफट करके। सबसे पहला चीज तो हम लोग को यह समझना है कि डोवेर्नायर ने ट्राइड्स लॉ दिया था। अगर डोवेर्नाइड की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, डोवेर्नायर ट्राइड्स लॉ की हम बात करते हैं, इसको आप ध्यान रखें। और इनका स्टेटमेंट था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर, इस बात को ध्यान रखना, बढ़ते हुए, घटते हुए नहीं, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जब यहां पर आपने टर्म यूज किया बढ़ते हुए, तो अवरोही तो टर्म वाला नहीं होगा। परमाणु द्रव्यमान उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। आप सीधा कहेंगे सर बढ़ते हुए क्रम में है, इसका मतलब आरोही क्रम में होगा। हाँ हाँ, चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चंस की हम बात कर रहे थे, डोवेर्नायर ट्राइड्स लॉ को हम लोग देख रहे थे। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यहां पर परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में सजाने की बात कर रहा है, तो ये तो कहानी गलत हो गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इनका ये स्टेटमेंट था कि किसी भी एक ग्रुप को अगर उठाते हैं तो उसके तीन तत्वों को हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप लिथियम की बात कर रही है, फिर हमारा क्या तो पोटासियम है, तो पोटासियम की द्रव्यमान संख्या कितने 39, लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 होता है। और दोनों का अगर आप इन दोनों के द्रव्यमान संख्या कर आप औसत लेते हैं तो ये 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो ये आपको 23 आएगा। इनके कहने का मतलब ये था कि ये जो 23 इनका औसत आया है ना, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसका द्रव्यमान संख्या 23 होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि सोडियम का 23 होता है। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हमारा पहले ग्रुप का एलिमेंट है, ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इस बात को ध्यान रखना। और बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एलिमेंट हमारा सजा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर यहां अवरोही नहीं होगा। उसके बाद तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी जो तीसरा तत्व हमारा निकल करके आया, ये तीसरा तत्व इसको कहेंगे, क्योंकि दो तत्वों का अगर औसत निकालते हैं तो तीसरा तत्व का औसत आपको द्रव्यमान संख्या मिलता है। तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत के लगभग 12। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहां पर, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको गलत ही ढूंढना था, तो ये आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्य अन्य दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर। ये हमको लग रहा है मेरे भाई कि यही चीज यहां पर भी आपको डाल दिया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर हमारे जो टाइपिस्ट भाई है ना, वो क्या किया है, तो एक ही ऑप्शन को दो बार पुट कर दिया है, जिसकी वजह से यहां पर पूरी तरीके से ये गलत। ये तो आपका पहले हो चुका है, ये स्टेटमेंट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये ऑप्शन ए को ही दोबारा पुट कर दिया यहां पर, तो ये तो कहानी ऐसे ही खत्म हो गया। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी यहां दे रखा है, इसको सोचते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, यहां पे आयोडीन होगा मेरे भाई। तो हम लोग को देखना है कि अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं, ब्रोमीन की बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं, तो अगर इन तीनों तत्वों को आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा कि सर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, कहेंगे 35.5 होता है।
आयोडीन का समथिंग हमारा होता है, और इन दोनों के द्रव्यमान संख्या का अगर औसत निकालेंगे तो आपको ब्रोमीन का ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, इन दोनों का औसत निकालिएगा तो ब्रोमीन का ही आएगा। ये स्टेटमेंट तो हमारा यहां पर सही है कि यहां पर ट्राइट्स लॉ काम करेगा। अगला कहता है यदि तीन तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाना है, ये तो सही है मेरे भाई, और उनके तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होगा, यानी स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। गलत जो था वो आपको आंसर्स मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर्स होंगे मेरे भाई वो कौन होंगे? इस क्वेश्चन के जो गलत ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपको गलत ऑप्शंस मिलेगा। बात बाकी और सब हमारा क्या था, तो सही स्टेटमेंट था। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है कि नीचे दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात कर रहा है। तो जब कभी भी संतुलित करना होता है तो नंबर ऑफ एटम को आप राइट साइड और लेफ्ट साइड को बराबर करिए। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप बराबर करिए, तो बताइए इसके आंसर्स क्या होंगे मेरे भाई। आप देख रहे होंगे कि ये राइट साइड में जितना एटम है उतना ही एटम आपको लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 3 गो सल्फर है, जबकि यहां पर कितने सल्फर दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं। यहां 4 है, इस साइड में देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात 4 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा पूरी तरीके से बैलेंस है। यहीं पर बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस है। यहां 2 लिखा हुआ है, यहां 3 लिखा हुआ है, तो बैलेंस जब भी करना तो इस साइड ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। इसके आधार पर यहां सजाना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर यहां 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन होने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आपने यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन यहां भी है, बैलेंस है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, सल्फर। तो यहां पर 3 सल्फर है और 2 से गुना किया तो 2 सल्फर और 1 सल्फर, ये हो गया मेरे भाई। अब पूरी तरीके से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, और हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको आप देखते हैं उसके आगे में 2 लगेगा। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताइए हाइड्रोजन सल्फाइड्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड्स की बात करते हैं, उसके कितने अणु की आवश्यकता उसको होगी संतुलित करने के लिए। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखने के लिए 2 अणु की आवश्यकता होगी, और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके यहां पे राइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। अगला दे रखा है मेरे भाई, तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशी में ऐंठन से राहत पाने के लिए आप अच्छा तरीका पूछा गया। अच्छा तरीका कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि आप गर्म पैड से हल्की मालिश करें, ठीक हो जाता है। ये इसके आंसर्स दे रखे हैं। आगे चलते हैं। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बोरेक्स के रूप में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज आप ये समझ लीजिए, बोरेक्स का निर्माण अगर हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, और बोरेक्स किसको कहते हैं। तो अगर हम बोरेक्स की बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम बोरेक्स की बात करते हैं तो इसके केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो याद रखना Na2B4O7 की बात करते हैं, और पानी के कितने मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, तो 10-10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कहने का मतलब है ये हमारा बोरेक्स है, और इसी बोरेक्स को बनाने की बात कर रहा है, इसी के निर्माण की बात कर रहा है। तो बोरेक्स का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग बोरिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे भाई, तो हम लोग को ध्यान रखना है, यहां पर बोरिक एसिड लेते हैं, और इस बोरिक एसिड में वाशिंग सोडा को मिलाते हैं, और जो वाशिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें वाशिंग सोडा को जब आप मिलाते हैं तो इसी से हमें क्या प्राप्त होता है, कहेंगे इसी से हमें बोरेक्स प्राप्त होता है। इसी से बोरेक्स प्राप्त होगा, और ध्यान रखना यहां से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति भी होगी, और कुछ जल की मात्रा भी प्राप्त होगी। ये पूरी तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब कभी भी बोरेक्स का फॉर्मेशन करना है, जब कभी भी बोरेक्स का निर्माण करना है, जब कभी भी बोरेक्स का निर्माण करना है, तो आपको ध्यान रखना बोरिक एसिड लेते हैं और फिर वाशिंग सोडा उसमें मिक्स करते हैं। तो आपसे पूछा गया कि इसमें से किसको आप यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर अगर हमें बोरेक्स का निर्माण करना है तो इसमें से वाशिंग सोडा, जिसको धोवन सोडा कहते हैं, इसी का यूज करेंगे। हम इसमें किसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लवण और जल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सब तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और बोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना, और बोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला हमारा होगा वो क्या होगा, तो H3BO3। इसको बढ़ते हैं H3BO3 के नाम से जानते हैं। और वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आप सबको पता होगा कि Na2CO3 हमारा होता है। और जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है, जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है मेरे भाई, और यहां पर
कहेंगे 10H2O होता है। जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है तो फिर हमें बोरेक्स प्राप्त होता है, और ये क्या, तो कहेंगे Na2B4O7 की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ हमें क्या मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, और साथ ही साथ H2O की प्राप्ति होती है। इस बात को ध्यान रखना। बोरिक एसिड में क्या बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, जब कभी भी बोरेक्स की प्राप्ति, अगर आपको बोरेक्स अगर बनाना है तो बोरिक एसिड में आप वॉशिंग सोडा मिक्स करते हैं। बोरिक एसिड में आप क्या मिक्स करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वॉशिंग सोडा को आप मिक्स करते हैं, जिसको हम लोग Na2SO4 वॉशिंग सोडा को मिक्स करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर Na2CO3 के फॉर्म में हमारा होता है। इसको हम लोग मिक्स करके बनाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भर भर के पूछता है, और बहुत बार ये आपको ऐसे एग्जाम जिसको बीपीएससी कंडक्ट करते हैं वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। कहता है कौन सबसे तीव्र गति से ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ऑक्सीजन का अवशोषण कौन सबसे तीव्र गति से करता, बहुत जल्दी करता है। आपके पास ऑप्शंस है, पैरागोलोल का क्षारीय विलयन, चूना जल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर कभी भी आपको कहता है कि जो पैरागोलोल हमारा होता है, अगर इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा क्या है, तो पैरागोलोल की अगर हम बात करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पैरागोलोल बोलते हैं, या फिर इसी को पैरागोलिक एसिड भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, दोनों एक ही नाम होता है, इसी को पैरागोलिक एसिड भी कहा जाता है। तो पैरागोलोल या पैरागोलिक एसिड क्या करता है, तो कहेंगे इसमें ऑक्सीजन को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, और ये ऑक्सीजन कहां से अवशोषित करता है, हमारे एनवायरमेंट से। इस बात को ध्यान रखना, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अवशोषित करने की क्षमता सबसे अधिक होती, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो ऑरसेट एनालाइजर में करते हैं, जो कि हमारा कहां पे, तो ऑरसेट एनालाइजर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई ये पैरागोलिक एसिड या पैरागोलोल की अगर बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। इसी चीज पर आपको ध्यान रखना। दो बात और, अगर हम बात करते हैं यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं, और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स किसका अवशोषण करता, तो याद रखना मेरे भाई कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। ये CO2 का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे अच्छा अवशोषक किसका होगा, कहेंगे सबसे अच्छा अवशोषक होता है, ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अच्छा अवशोषक होगा। और मेरे भाई SO2 का भी अवशोषण करता है, यहीं पर लिख लीजिए। और SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड्स की अगर बात करते हैं, SO2 का भी अवशोषण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसका भी अवशोषण करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो मेरे भाई मेनली आपको यहां पर ध्यान रखना है कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर अवशोषित करता है, याद रखना उस ऑरसेट एनालाइजर में KOH का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक होता है क्यूपरिक क्लोराइड की बात करते हैं, इसको CuCl2 के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये क्या करता है, कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अवशोषण करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से मेरे भाई आप नाम सुनते होंगे सिलिका का, और आपको मैंने कई बार बताया है कि अगर सिलिका की बात करते हैं तो SiO2 लिखते हैं, और ये नमी का अवशोषण करता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये नमी का अवशोषण करता है, जैसे हमारे वायुमंडल में मॉइस्चर है उसको अवशोषित करने का काम करता है। ये सब वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आप इसको किसी भी सूरत में ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आता है मेरे भाई, ये सब डायरेक्ट आता है, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। कैसे याद रखोगे, तो आपको याद रखने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा।
तो आपको ध्यान रखना, पैरागोलोल की बात करेगा, पैरागोलिक एसिड की बात करेगा तो इसमें O4 ऑक्सीजन समझ लेना, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। KOH की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है मुख्य रूप से, और क्यूप्रिक क्लोराइड जो हमारा होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है। आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर याद रखिएगा, नोट करके कहीं पर लिख लीजिएगा। ये तीनों पैरामीटर को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे, एक और पैरामीटर यहाँ पे ये ऐसे पैरामीटर जो एग्जाम में कोशिश हमेशा बना करके, ठीक है, इतना तो कम से कम आप इसको याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना नोट करके एक छोटा सा शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, और शॉर्ट नोट में यही सब चीज मेंशन करना है जो आपको नया सीखते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, एग्जाम में पूछेगा तो एक बार में आप टिक करके निकल लिए, सेकंड भी नहीं लगेगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला कहता है कि मेंडलीव के द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह के उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले एक्स लगा करके किया गया। मेरे एक बात आप जानते होंगे कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार किया तो उस समय उन्होंने क्या किया था, कुछ स्थान खाली जगह छोड़ दिए थे, और उसी खाली जगह पर जो बाद में तत्व खोजा गया तो देखा गया कि वही तत्व खोजा गया जिसके बारे में, जहां पर जिसके लिए स्थान छोड़ा गया था, और ये उनका तथ्य साबित हो गया था, सही साबित हुआ था। तो वो कौन से तत्व थे जिनको उस बाद में शामिल किया गया था? तो आप पढ़ते होंगे मेरे भाई एका एल्युमिनियम, सॉरी आप पढ़ते होंगे यहां पर किसके बारे में, एका एल्युमिनियम की बात कर ही लेते हैं, एका एल्युमिनियम की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहला चीज है मेरे भाई, यहां पर क्लोरोफिल की बात कही गई है, और अगर हम लोग क्लोरोफिल की बात करते हैं तो ये बोला गया है कि कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है, ये बोला गया है। मेरे भाई आपको पता होगा कि क्लोरोफिल किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्लोरोफिल, जिसको पर्ण हरित लवक वर्णक कहा गया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो किस में मौजूद होता है, क्योंकि क्लोरोफिल में ही मौजूद होता है। यानी इस क्वेश्चन के आंसर्स तो मेरे भाई बहुत ही इजी है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर सुधार लीजिएगा मेरे भाई, हम लोग हरित लवक की बात करते हैं, अगर हम लोग हरित लवक की बात करते हैं तो हम लोग इसको क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। ये क्या है, तो इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। हरित लवक बोल दे तो मेरे भाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, तो हमारा क्या होगा, कहेंगे क्लोरोफिल होता है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लोरोप्लास्ट हमारा कहां पर होता है, तो मेरे भाई इस बात को आप समझिए कि अगर प्लांट की बात करते हैं तो जो प्लांट की पत्तियां होती है, उस प्लांट की पत्ती में क्या होता है, कहेंगे प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल, आप सीधा कहेंगे सर उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी में क्या होगा, कहेंगे यहां पर क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में, इसी क्लोरोपत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में मेरे भाई क्लोरोफिल होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो क्लोरोफिल होता है इसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ग्रीन पिगमेंट कहते हैं। जितने भी आप देखते होंगे प्लांट में जो हरे पार्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसी में ग्रीन पिगमेंट होता है जो हरा रंग प्रोवाइड करता है प्लांट को, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी सबसे अहम भूमिका इसका क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना कि फोटोसिंथेसिस में ये सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है मेरे भाई, तो ये फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। जब भी आपसे क्लोरोफिल की बात करेगा, क्लोरोप्लास्ट की बात करेगा, समझ लेना ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी सबसे अहम बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि कई बार क्वेश्चंस पूछा गया कि इस क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, तो याद रखना इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है।
कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए और आपको मेरे भाई पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा हर एक क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आएगा तो आपको पूरी तरीके से तैयार रहना हर एक क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, तभी आप दे पाएंगे जब पूरी तरीके से पूरा डिटेल डिस्कशन आपको अपने तरीके से आना चाहिए। अगर हम लाइसोसोम की बात करते हैं मेरे भाई, ये लाइसोसोम जो होता है ये केवल और केवल किसमें होता है, तो लाइसोसोम की अगर बात करते हैं जिसको सुसाइड बैग कहा जाता है, आप ध्यान रखना ये केवल और केवल एनिमल सेल में होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसमें होता है कहेंगे, ये केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये प्लांट सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल में नहीं होता है। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। और अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये भी हमारा किस में होगा, तो कहेंगे केवल और केवल ये हमारा प्लांट सेल में मौजूद होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये केवल और केवल प्लांट की कोशिका, जो पौधे की कोशिका होती है, केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस तरह से आपको पूरी तरीके से कवर करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आता है कि लाइसोसोम का हमारा काम क्या होता है मेरे भाई, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, तो सुसाइडल बैग के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको क्या कहेंगे, तो सुसाइडल बैग कहते हैं। और सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम जो होता है मेरे भाई, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करता है, आसपास के डेड सेल्स को वो खत्म करने का काम करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहीं पर आता है एक माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, तो मेरे भाई इसमें श्वसन की क्रिया होती है, इसमें श्वसन की क्रिया होती है, इस बात को ध्यान रखना, श्वसन की क्रिया होती है। और यहां पर श्वसन की क्रिया के दौरान क्या होता है, तो याद रखना 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है, 36 एटीपी ऊर्जा हमें प्राप्त होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इतना ज्यादा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, तो 36 एटीपी ऊर्जा का स्टोरेज भी हमारा हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण भी होता है, ऊर्जा का स्टोरेज भी यहीं पर होता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सिंपल सा बात है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए हमारे आंसर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बेहतरीन, लाजवाब, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने में दे रखा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य कौन करता है। मेरे भाई यहां पर पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि आंत से पचा और अवशोषित वसा को, आंत में पचा अवशोषित वसा को, आंत में पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का जो काम करता है वो कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। ले जाने का कार्य कौन करता है वो आपसे पूछा गया। क्या हमारा वेन करता है, क्या हमारा प्लाज्मा करता है, क्या हमारा लसिका करता है। मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए हम लोग जाएंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे सर आंसर हो जाएगा लसिका, यानी कि हमारा लसिका हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और यही लसिका क्या करता है, तो कहेंगे आंत से पचा हुआ जो भोजन या अवशोषित वसा को ले जाने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि यहां पर अगर हम लसिका की बात करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर लिम्फ के नाम से जानते हैं, लसिका की हम बात करते हैं। एक मिनट, आपको ध्यान रखना मेरे भाई इस बात को कि अगर हम बात करते हैं यहां पर आंत से जो पचा हुआ हमारा भोजन होता है, अगर हम आंत से पचा भोजन की अगर हम बात करते हैं, आंत से पचा भोजन तथा मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है, तथा अवशोषित वसा की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या नाम दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो इन सबको हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में अगर देखते हैं तो इनको बायोलॉजिकल भाषा में हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर CHYLE चाइल्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है मेरे भाई, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना इसका ट्रांसपोर्टेशन यानी इसका परिवहन जो करता है वो कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई यहां पर हम लिम्फ की बात कर रहे हैं, यानी कि लसिका की बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। और एक लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से हमारा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यह ध्यान रखना, अगर हम यहां पर लिम्फ की अगर हम बात करते हैं, जिसको आपने यहां पर लसिका कह दिया मेरे भाई, आपको ध्यान रखना ये कलरलेस होता है, इसमें भी कोई कलर नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये पूरी तरीके से कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लिम्फ की बात करते हैं इसमें क्या मौजूद होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई लिम्फ में जो मौजूद होता है इसमें प्लाज्मा होता है। लिम्फ की बात करेंगे इसमें
प्लाज्मा होता है, साथ ही साथ कहेंगे इसमें WBC होता है, और क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे इसमें हमारा प्लेटलेट्स होता है। एकदम बारीकी से आपको ध्यान रखना है, ये तीनों चीज मौजूद होता है। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या नहीं होगा, कहेंगे इसमें RBC नहीं होता है, और जब RBC नहीं होता है इसीलिए ये कलरलेस हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता होगा कि RBC के कारण ही उसमें कलर आ जाता है। तो मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर आपके सामने अगर बोलेगा तो इसमें क्या नहीं होगा, कहेंगे इसमें RBC नहीं होगा, प्लाज्मा होगा, WBC होगा, लेकिन इसमें RBC नहीं होगा। और याद रखना, RBC की बात करते हैं तो RBC में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में RBC, यानी कहने का मतलब रंग, अगर कलर प्रदान करता तो यही प्रदान करता, चूंकि ये एब्सेंट है इसलिए ये रंगहीन कलर का होता है, जिसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा ब्लड वेसल्स होता है, और इस ब्लड वेसल्स से अगर हमारा ब्लड का फ्लो होता है, अगर इसी से अगर ब्लड का फ्लो होता है, अगर ब्लड का फ्लो होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसी जो पाइप से क्या होता है, कहेंगे कुछ कुछ ब्लड जो होता है आपस में इस तरह से रिस रिस करके हमारे स्किन के जस्ट नीचे आता है, और इसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं, जो रिस रिस करके बाहर आता है, इसी को हम लोग यहां पर लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ हमारा क्या कहते हैं, एक लसिका है, एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर में अगर वेन के बारे में अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना कि अगर हमारे शरीर में वेन्स का काम क्या है, जिसको आप शिराएं कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, ये अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है हमारे शरीर में। तो अशुद्ध रक्त का प्रवाह कौन करेगा, तो कहेंगे अशुद्ध रक्त का अगर प्रवाह की अगर बात करेगा तो वो हम वेन्स की बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर शुद्ध रक्त की प्रवाह की अगर बात करेगा तो इसका नाम है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना, आर्टरी। और ये हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपके काम का है, हर एक क्वेश्चंस पर आपको नजर बनाए रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई फ्लोएम के बारे में बोला गया है, और क्वेश्चंस यहां से हमेशा उठाता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। सबसे पहला तो आप ये बात जान लीजिए, अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो ये क्या है मेरे भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसको हम लोग संवहनी उत्तक के नाम से जानते हैं। ये क्या है, तो इसको संवहनी उत्तक कहते हैं, और ये वैस्कुलर टिश्यू कहलाता है। और आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम जो हमारा यहां पर उत्तक होता है, और ये फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो ये चार प्रकार के टिश्यू से बना होता है। आपको नाम पता होगा मेरे भाई, जिसका नाम हम लोग जानते हैं। एक तो हम लोग जिसको कहते हैं सीव ट्यूब के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर देखेंगे तो यहां पर हम सीधा कहेंगे सर ये कंपेनियन सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। एक एक बच्चे को रटा हुआ होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि यहां पर हमारा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर फ्लोएम फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा हमारा अगर देखेंगे तो हम कहेंगे सीधा कि हमारा यहां पर हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा भी हमारा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मामला क्या है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना कि फ्लोएम का मेन काम क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो कहेंगे प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो भोजन बनता है, उस भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कहां से कहां तक करता है, तो मेरे भाई पत्ती पर फोटोसिंथेसिस होता है, और पत्ती से लेकर के पूरे प्लांट में यानी कि जड़ तक हर जगह ये क्या करता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करके भोजन को पहुंचाता है। इसका काम होता है मेरे भाई ये भोजन का परिवहन करना। इसका काम है भोजन का परिवहन करना, भोजन का परिवहन करना इसका काम होता है, भोजन का परिवहन करना। लेकिन भोजन का परिवहन करेगा तो कहां से कहां तक करेगा, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, प्लांट की जो पत्तियां होती है, इस पत्ती से लेकर के कहां तक करेगा, तो आपको ध्यान रखना जड़ की बात करते हैं, तना की बात करते हैं, इन सभी जगह पर हम कहेंगे यहां पर ये भोजन का परिवहन करता है। लेकिन भोजन का जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे भाई। तो याद रखना, भोजन का परिवहन अगर होगा तो ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये सुक्रोज के फॉर्म में होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये सुक्रोज के फॉर्म में हमारा प्लांट के अंदर भोजन का परिवहन करता है। आफ्टर फोटोसिंथेसिस ये काम करता है। आप सभी लोग जानते होंगे ये हमारा द्विदिशात्मक होता है, यानी कि ये बाइडायरेक्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ये बाइडायरेक्शनल होता है, द्विदिशात्मक होता है। और ये क्या करेगा, तो हम कहेंगे पत्ती से जड़ और जड़ से पत्ती, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर जगह ये भेजने का काम करता है। इसका ये काम है। तो इसी के बारे में स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, करा कि फ्लोएम में जो सहयोगी कोशिकाओं में छिद्रिल दीवारें होती है मेरे भाई, सहयोगी जो कोशिकाएं होती है इसमें छिद्रिल दीवारें नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखना, इसमें छिद्रिल दीवारें नहीं होती है। छिद्रिल दीवारें किसमें होती, तो छलनी नलिकाएं में होती। इस बात को ध्यान रखना। और छलनी नलिकाएं मृत कोशिका की बनी, जो कि गलत है मेरे भाई। जो छलनी नलिकाएं होती है ये किसकी बनी होती, तो आप ध्यान रखना ये सजीव कोशिकाओं की बनी होती। इस बात को ध्यान रखना। अगर हम यहां पर बात करेंगे छलनी कोशिका की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो छलनी कोशिका है ये क्या है, इसमें छिद्रिल हमारा छिद्रिल दीवारें होती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर कैसे
कैसी दीवार है, तो कहेंगे छिद्रित दीवार होती है। ये बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो छलनी कोशिका होती है ये सजीव होता है, ये निर्जीव नहीं होता है, ये सजीव होता है, इसका ये काम है। यहां पर सहयोगी कोशिका को छिद्रित कह दिया जो कि गलत है, छलनी नलिकाएं मृत बोल दिया इसलिए ये हमारा गलत है, जो कि सजीव कोशिकाओं का ये बना होता है। अब मेरे भाई ये दोनों स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है, तो यहां पर आंसर्स बनने की जो संभावनाएं हैं वो आंसर्स बनने की संभावना ऑप्शन नंबर सी को जाता है। और सी को अगर आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि फ्लोएम क्या करता है। कहेंगे आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो बनते हैं और उस उत्पाद को, जिस उत्पाद को आप सुक्रोज के फॉर्म में देखते हैं, वो पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पहुंचता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पहुंचेगा। कौन पहुंचेगा, तो उत्पाद पहुंचेगा, और उत्पाद को अगर देखेंगे तो सुक्रोज के फॉर्म में पहुंचेगा, आफ्टर फोटोसिंथेसिस पहुंचेगा। और ये काम कौन करेगा, तो मेरे भाई फ्लोएम करता है। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बता दीजिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का क्या आंसर करेंगे। अगर हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो फास्फोरस को कहां रखा गया है। सबसे पहला चीज तो आप ये जान लीजिए, अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि फास्फोरस हमारा किस ग्रुप का एलिमेंट्स है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये 15th ग्रुप का एलिमेंट्स को अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको ध्यान रखना इसी में आपको 15th ग्रुप में मिलेगा यहां पर कि नाइट्रोजन होता है, फिर फास्फोरस होता है, फिर हमारा यहां पर आर्सेनिक की बात करते हैं, और फिर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर मेरे भाई हम लोग कहेंगे यहां पर इस तरीके से नपस बी, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं हमारा क्या होगा कि ये हमारा बिस्मत वगैरह इस तरीके से हमारा होता है। तो यहीं पर आप देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करते हैं तो ये हमारा 15वें ग्रुप का एलिमेंट्स होता है, जिसमें आपसे बोला गया है फास्फोरस की बात कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई ये फास्फोरस हमारा क्या कहेंगे, ये नॉन मेटल की श्रेणी में आता है, ये अधातु है, इस बात को ध्यान रखना, इसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, ये अधातु है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई ये ऐसे अधातु हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये ऐसे अधातु हैं ये काफी ज्यादा हमारा कैसा होता है, रिएक्टिव होता है। आपको ध्यान रखना ये काफी ज्यादा क्या होगा कहेंगे, ये रिएक्टिव होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा या बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस बात को ध्यान रखना। जिस तरीके से पीरियोडिक टेबल में आप देखते होंगे कि धातु के श्रेणी में अगर देखेंगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो आप कहते हैं सर पोटासियम होता है, नहीं तो हमारा सोडियम होता है। उसी तरीके से अधातु में सबसे ज्यादा रिएक्टिव को अगर देखा जाएगा तो वो आपका फास्फोरस होता है, इस बात को ध्यान रखना। और कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना, कई बार तो फास्फोरस का एटोमिसिटी पूछा गया है और फास्फोरस को P4 से दिखाते हैं, और इसकी जो एटोमिसिटी होगी वो कितनी होगी। याद रखना मेरे भाई, एटोमिसिटी का मतलब है परमाणुकता की बात कर रहा है, जितने इसमें एटम होंगे उतने ही एटोमिसिटी होगी, यानी इसकी एटोमिसिटी कितनी, तो 4 हो जाएगी। बताइए ये किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो आप सीधा कहेंगे सर ये 15वें ग्रुप के एलिमेंट्स है, इसमें कोई शक नहीं है और आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक और मामला है कि 15वें समूह में होगा और कितने आवर्त में होगा। तो जाहिर सी बात अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं, ये दूसरा आवर्त होता है, ये तीसरा आवर्त की हम बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में हमारा हाइड्रोजन और इधर हमारा हीलियम होता है जो कि पहले आवर्त में होता है, और दूसरे आवर्त में नाइट्रोजन, तीसरे आवर्त में हमारा फास्फोरस आएगा। तो फास्फोरस हमारा तीसरे आवर्त में होगा और 15वें समूह में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। नहीं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि किस ब्लॉक में होगा, किस आवर्त में होगा, किस ग्रुप में होगा, कहां होगा, हर चीज मेरे भाई मैंने आपको थ्योरी की क्लासेस में केमिस्ट्री में मैंने बताया है, और इसके सारे पॉइंट्स वहां से आप क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि तत्वों के उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम तत्व की बात करते हैं उनके किस गुणों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पर उसको क्लासिफाई किया गया है तत्व को मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व का खोज अभी तक हो चुका है, और अभी तक अनुसंधान जारी है, खोज जारी है। 118 तत्व नहीं, 118 तत्व से ज्यादा भी तत्वों की संख्या बढ़ेगी अभी तक में, लेकिन 118 तत्व का खोज हुआ है। और उसी 118 तत्व की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना उसी से असंख्य यौगिक का भी निर्माण होता है। लेकिन अगर तत्व को उसके गुणों के आधार पर अगर वर्गीकृत किया गया है तो कौन से गुणों के आधार पर ऐसा किया गया है, तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई यहां पर भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इसको किया गया है। तो आप सीधा कहेंगे भौतिक और रासायनिक गुण की हम बात करेंगे, एक तो भौतिक गुण, दूसरा हमारा कैसा गुण होगा कहेंगे भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अगर आप देखेंगे भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इसको क्या किया गया, इसको अलग किया गया, आधार पर अलग किया गया, इस बात को ध्यान रखना। और भौतिक गुण और रासायनिक गुण के आधार पर अगर आप देखते हैं तो ये कैसे क्लियर होता है, ये हमारा वैलेंसी की अगर बात करते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं,
उसी वैलेंसी के हिसाब से ये आपका भौतिक और रासायनिक गुण निर्धारित होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे भाई भिन्न भिन्न संयोजकता के आधार पर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कीन के बारे में पूछा गया, आप सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई अल्केन की अगर हम बात करते हैं, अल्केन का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो सीधा कहेंगे सर CnH2n+2 होगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर अल्कीन का, अल्कीन क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना अगर अल्कीन की बात करें इसका फार्मूला होता है CnH2n हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे यहां पर अल्काइन की बात करेंगे तो याद रखना मेरे भाई यहां पर CnH2n-2 हो जाएगा। तो मामला क्या है इसको आप समझने का कोशिश कीजिए बारीकी से। यहां पर ANE लगा हुआ है, यहां पर ENE लगा हुआ है, यहां पर YNE लगा हुआ है। अगर आप इसको देखते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, जबकि ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहां कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो आपसे अल्कीन के बारे में पूछा गया, तो अल्कीन हमारा यहां पर है जिसको हम लोग CnH2n कहते हैं, और इसमें जो भी फॉर्मूला होगा हमारे अहम का होगा, और हम कहेंगे सीधा सीधा हमारा आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ नहीं, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका किसी भी सूरत में यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला हम लोग देखते हैं कि जीव, एक तरफ आपको जीव दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है कि वो कैसे जनन करता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगर आपके सामने में ईस्ट की बात होती है, अगर आपके सामने में ईस्ट की बात होती है तो ईस्ट को आप क्या कहते हैं, जिसको आप खमीर कहते हैं, आप एक एक बच्चा को पता होगा। और खमीर एक प्रकार का क्या कहेंगे, यहाँ पर कवक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब भी ईस्ट की बात करता है तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है या इसमें जो जनन होता है वो किस विधि से द्वारा होता है, तो आपको ध्यान रखना ईस्ट में जो जनन होता है उस विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको मुकुलन कहते हैं। सिर्फ ईस्ट में ही मुकुलन नहीं होता है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो मेरे पास हाइड्रा की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रा में भी क्या होता है, कहेंगे मुकुलन होता है। तो हाइड्रा बोले कि ईस्ट बोले, दोनों में मुकुलन विधि द्वारा हमारा जनन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, इस हाइड्रा की बात करें जिसमें हमारा मुकुलन तो होता ही होता है, इसमें मुकुलन तो होता ही होता है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें पुनर्जनन भी होता है, जिसको रीजनरेशन हम लोग कहते हैं, इसको पुनर्जनन का नाम देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको पुनर्जनन भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे हाइड्रा के बारे में, तो हाइड्रा में मुकुलन के साथ में पुनर्जनन होगा, लेकिन ईस्ट में केवल और केवल हमारा मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसको मिलान करना होगा तो आप कहेंगे सर हाइड्रा यहां दे रखा है, यहां ईस्ट दे रखा है, तो ईस्ट अगर प्रजनन करेगा तो किस विधि द्वारा अर्जन, अगर ईस्ट में अगर होगा जनन तो किस विधि द्वारा, कहेंगे मुकुलन विधि द्वारा होगा, तो मुकुलन यहां पर दे रखा है। इसका मतलब दो का तो कहीं ना कहीं डी मैच करना चाहिए, दो का डी मैच करेगा। यहां दो का ए दे रखा, दो का बी दे रखा, दो का डी यहां दे रखा, इसका मतलब है आंसर होने की संभावना 100% मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रा की बात करेगा तो मुकुलन नहीं मिलाएंगे तो पुनर्जनन कह देंगे, दोनों में से चेक कर लेंगे कौन सा आंसर दे रखा है। तो अगर हाइड्रा की बात करेंगे तो हम कहेंगे 4 का हमारा ए भी हो सकता है, और अगर सीधी सी बात है अगर यहां पर 2 का डी हुआ तो मेरे भाई 4 का यहां पर ए दे रखा है, 2 का डी दे रखा है, एकदम मैच कर रहा है, आप पूरी तरीके से यहां पर देख पा रहे होंगे। अब आता है अगर हम बात करते हैं लिस्मानिया डोनोवानी, जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, और एक हमारा प्लाज्मोडियम है वो की प्रोटोजोआ है। तो लिस्मानिया डोनोवानी और प्लाज्मोडियम दोनों के दोनों क्या है, तो कहेंगे यहां पर प्रोटोजोआ है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन लिस्मानिया डोनोवानी की बात करते हैं, ये जो प्रोटोजोआ है मेरे भाई, अगर इस प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं इसमें द्विविखंडन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें बाइनरी विखंडन होता है, इसको आप द्विविखंडन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहां पर प्लाज्मोडियम का, तो यहां पर मेरे भाई ध्यान रखना कि बहुविखंडन होता है, इस जगह पर बहुविखंडन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मिला लीजिए, पता चल जाएगा आपको। आप कहेंगे बहुविखंडन तो 3 का यहां पर हम कहेंगे सी हो जाएगा, तो 3 का सी मैच करा दीजिए, और 3 का सी भी मैच कर रहा है तो 1 का बी ही हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पाद की बात कर रहा है कि जो पौधे जो प्लांट है वो अपने अपशिष्ट उत्पाद को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई आपको आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है, और इसीलिए इस क्वेश्चन पर आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आपको बोलेगा कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद को रखने की बात करेगा, उसको जमा करने की बात करेगा, तो मेरे भाई राजधानी तो आपके सामने पहले से ही अवेलेबल है। तो आप यहां से ऑप्शंस एलिमिनेशन करिए, हमेशा छाल नहीं होगा, छाल नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जब छाल नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, तो अवर्णी लवक भी नहीं होगा। हम लोग सीधा इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे भाई, क्या तो कहेंगे पत्ती में होगा, रसधानी में होगा, और जो पुराने जाइलम है उसमें होगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहां पर
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट, सॉरी आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का पूरी तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है तो परावर्तित किरण किस दिशा में परावर्तित किरण की दिशा किस प्रकार की होती है पूछा गया है मेरे भाई। ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया, अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी या किसी भी दर्पण की प्रॉपर्टी पर ये काम करेगा, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही पूछ लिया गया है। और आप जानते होंगे चाहे दर्पण वो कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, चलो हम अवतल दर्पण ही बना देते हैं। और अवतल दर्पण में अगर देखें तो इसको हम लोग पोल कहते हैं, इधर हमारा सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा और इधर इंफिनिटी होगा। एक बात याद रखना मेरे भाई, जब कभी भी क्वेश्चंस में अगर आपके सामने में आता है कि कोई भी प्रकाश की किरणें अगर फोकस से पास करते हुए दर्पण से टकराएंगे तो याद रखना टकराने के बाद वो हमेशा की तरह हमारा प्रधान अक्ष के समानांतर जाकर के सीधा निकल जाएगी और ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाके अनंत पर हमारा मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर फोकस से जाते हुए टकराएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा और प्रधान अक्ष के समानांतर जाते हुए टकराएगा तो फोकस से पास करेगा। ये दोनों क्या होता है मेरे भाई, एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर समानांतर, अगर मान लेते हैं कि हमारा प्रधान अक्ष के समानांतर जाके टकराएगा तो फिर ये हमारा फोकस से ही पास करेगा, ना उसके दाएं ना उसके बाएं, बीचों बीच मेरे भाई फोकस से पास करता हुआ निकल जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप सीधा कहेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे। कह रहा है कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं और अवतल दर्पण के फोकस से पास होकर के, अवतल दर्पण के फोकस से पास होकर के परावर्तित किरण की दिशा क्या होगी। तो मेरे भाई जो परावर्तित किरण है वो ये है, ये आपतित किरण है जो इससे टकरा करके जा रही है, इसको आपतित किरण कहेंगे, ये परावर्तित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण जो है हमारा प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे कि जो परावर्तित किरणें होंगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के निकल जाएगी और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चंस के बारे में आप लोग बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है, कहता है कि सीमेंट के निर्माण के लिए रासायनिक यौगिक का आप इस्तेमाल करते हैं, बताइए इसमें से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको बताना है। अगर मेरे भाई हम सीधी सी बात जानते हैं, अगर सीमेंट की जब कभी भी बात होती है तो सीमेंट को जब बनाया जाता है तो सीमेंट किस लिए बनाते हैं, ईटा पत्थर को जोड़ने के लिए, दीवार को जोड़ने के लिए हम लोग सीमेंट तैयार करते हैं। और ध्यान रखना कि सीमेंट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में हमारा क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और इसका परसेंटेज अगर आपको जानना है तो ये लगभग मेरे भाई 60 से लेकर के 65% तो यही होता है। इसके अलावा अगर दूसरा देखेंगे तो सिलिका होता है और इस सिलिका की बात करते हैं, इसमें नमी को अवशोषण करने की क्षमता होती है सिलिका में और इसका परसेंटेज आपको ध्यान रखना ये 20 से 25% होता है। बाद बाकी इसके अलावे भी इसमें क्या होता है याद रखना, इसके अलावे एल्यूमिना होता है, Al2O3 होता है, इसके अलावे इसमें क्या होगा कहीं यहां पर जिप्सम होता है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये जिप्सम होता है, कुछ मिट्टी की भी मात्रा होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमेंट के निर्माण के लिए किस रासायनिक यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड्स नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, नहीं होगा। हमारा क्या होगा कहेंगे यहां पर, हम सीधा कहेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर कहेंगे तो COO हो जाएगा और इसी को हम लोग क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसका नाम है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, इसको क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका परसेंटेज तक याद रखना होगा, इसकी कितने परसेंटेज होंगे। आपको यह भी याद रखना कि यह करता क्या है, मजबूती प्रदान करता है, सीमेंट को जमने के बाद उसको मजबूती प्रदान करता है। और दूसरा पूछेगा जो सिलिका इसमें होता है उसका परसेंटेज इतना से इतना होगा और सिलिका का काम क्या होता है कहेंगे, नमी को अवशोषण करने की क्षमता होती है और पूरा को नमी को अवशोषित करके उसको जमा देता है। अगर एल्यूमिना मिलाएंगे तो जल्दी जमा देगा और जिप्सम मिला देंगे तो जल्दी जमने नहीं देगा। एक एक्सीलरेटर है, दूसरा रिटार्डर का काम करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल मतलब फैट की बात कर रहा है, कणिकाओं का संग्रहण करता है या उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई, लेकिन इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ इसको आप थोड़ा हटा दीजिएगा, ये क्लोरोफिल यहां पर नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर हमारा क्या होगा कि इस तरीके से हमारा होगा और यहां पर अगर बात करेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे, इसमें नाम जो है इंग्लिश में यहां पर गलत मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हमारा क्लोरोप्लास्ट होगा। इसको ओवर्नी लवक की बात करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग लिकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसी तरीके से मेरे भाई अगर हम लोग देखते हैं तो एक और होता है, इसको हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, आप इसको भी डिलीट मारिए यहां से और कहिए ये भी हमारा क्रोमोप्लास्ट है, इस बात को ध्यान रखना।
यहां पर क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर हमारा क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, सबके अपने अपने फंक्शंस हैं, सबको जानेंगे और आसानी से पढ़ेंगे और आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आप ये समझ गए होंगे मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो आप समझ गए होंगे, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो मेरे भाई आप समझ गए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या मौजूद होगा, कहेंगे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका तो मामला कहानी खत्म हो गया। क्योंकि यहां पर किसकी बात कर रहा, तो यहां पर सीधा क्वेश्चन में बोल दिया है, संग्रहण की बात करता है, कोशिका में स्टार्च का स्टोरेज की बात करता है, प्रोटीन के संग्रहण की बात करता है, और यहां पर फैट के संग्रहण की बात करता है। इस बात को ध्यान रखना, इसको संग्रहित करने का जो भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बारे में बोला गया है। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं हो सकता है। अब यहां पर बात है कि हमारा अवर्णी लवक होगा कि हमारा वर्णी लवक होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, जो वर्णी लवक का काम होता है ये भी आप जान लीजिए, जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ये फूल और फल का रंग देता है। फूल और फल की अगर बात करते हैं तो फूल और फल के रंग का निर्धारण कौन करता, फूल और फल के रंग का जो निर्धारण करता वो कौन करता, तो आप सीधा कहेंगे कि हमारा यहां पर क्रोमोप्लास्ट करता है। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम यहां पर क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें किसी स्टार्च का स्टोरेज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, किसी प्रोटीन का स्टोरेज इसके अंदर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। और याद रखना मेरे भाई, इसमें फैट का भी स्टोरेज नहीं होता है। तो इन सबका स्टोरेज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना, ना ये होगा ना ये होगा, किसी का स्टोरेज नहीं होगा। इसका एक ही मेन फंक्शन होता है, और ये फंक्शन आपको याद रखना चाहिए, और ये कहता है कि फूल और फल का रंग प्रदान करता है, इसका मेरा रीजन है। तो जब मेरे भाई पहला नहीं होगा, दूसरा तीसरा नहीं होगा, तो आंसर क्या होना है, तो ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, तो हम लोग यहां पर लीकोप्लास्ट के पास जाएंगे। और लीकोप्लास्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि लीकोप्लास्ट किसका स्टोरेज करेगा। तो आपको ध्यान रखना, अवर्णी लवक है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपको ध्यान रखना कि स्टार्च की हम बात करते हैं, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, या अगर हम लोग यहां पर फैट की बात करते हैं मेरे भाई, इन सब का क्या करता है, तो स्टोरेज करता है। इन सभी का क्या करता है, संग्रह करता है, सब का संग्रह करने का काम करता है, इस बात को ध्यान रखना, इसका संग्रह करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, जिस तरीके से आपको ध्यान रखना कि प्लांट के अंदर हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो हम लोग सीधा जानते हैं जो प्लांट हमारा होता है, इस प्लांट में क्या होता है, प्लास्टिड होता है। और अगर प्लास्टिड की अगर हम बात करेंगे तो इसी को हम लोग लवक कहते हैं। और ये कितने प्रकार का लवक है आपके सामने में है, एक को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कह दिए, हरित लवक कह दिए। दूसरे को अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे यहां पर लीकोप्लास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और तीसरे को अगर हम कहेंगे तो ये क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। और जो प्लास्टिड होता है इसका अपना डीएनए होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम मौजूद होता है, इस बात को ध्यान रखना। डीएनए और राइबोसोम की अगर बात करते हैं, इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। और प्लास्टिड जो होता है ये केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक कठोर और दृढ़ बनाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जो नारियल का छिलका होता है उसमें लिग्निन पाया जाता है, और लिग्निन क्या करता है, उसके सरफेस को हार्ड कर देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर सीधा करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा के नाम से हम लोग जानते हैं मेरे भाई। बीज का जो बाहरी आवरण होता है वो हमारा किसका बनाते हैं, स्क्लेरेनकाइमा का होता है। और ये स्क्लेरेनकाइमा को ही हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ ऊतक के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है, इस बात को ध्यान रखना, इसमें लिग्निन पाया जाता है और वही इसको हार्ड कर देता है। और इसके बाद पैरेन्काइमा की बात करते हैं, ये भोजन का संग्रह करने का काम करता है। और अगर गार्ड सेल की बात करते हैं तो गार्ड सेल का एक ही फंक्शन होता है कि प्लांट का जो पत्ती होता है, उस प्लांट की पत्ती में क्या होता है, कहेंगे प्लांट की पत्ती जो होती है उसके अंदर अगर देखेंगे तो रंध्र की बात करते हैं। और रंध्र कहने का मतलब स्टोमेटा की बात करते हैं, उसी स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, कभी ओपन करेगा कभी क्लोज करता है, इस बात को आप ध्यान रखना। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि प्लांटों में गैसों का विनिमय होता है। अगर दिन में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ता है, और अगर रात में देखेंगे तो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जनरली ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। और वह किसके माध्यम से, कहेंगे प्लांट की पत्ती में स्टोमेटा होता है, उसी के माध्यम से होता है। लेकिन स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कौन करता है, कहेंगे गार्ड सेल करता है, जिसको रक्षक कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पैरेन्काइमा का काम क्या, तो आप सीधा कहेंगे प्लांट में जड़ तना में भोजन का संग्रह करने का काम करता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। जब श्वेत प्रकाश को 7 रंगों का, श्वेत प्रकाश क्या है मेरे भाई, हम सीधी सी बात जानते हैं, जब कभी भी हमारे सामने में श्वेत प्रकाश की बात होती है तो आपको ध्यान रखना, जो श्वेत प्रकाश होता है इसी को सूर्य
सूर्य की प्रकाश हम लोग कहते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए, जो सूर्य की प्रकाश होती है 7 रंगों का मिश्रण होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये बात किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और किस लॉ में और किस एक्सपेरिमेंट में बताया था? तो आपको ध्यान रखना, जिसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, उसमें इन्होंने बताया था। तो सूर्य प्रकाश जिसको सूर्य की प्रकाश जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, ये 7 रंगों का मिश्रण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें कितने रंग का मिश्रण कहेंगे? 7 रंगों का। ये 7 रंगों का मिश्रण है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें 7 कलर होंगे और 7 रंगों का ये मिश्रण होगा। और 7 रंगों को अगर जानना चाहते तो आप पढ़ते होंगे VIV और GYOR आप पढ़ते होंगे। और ये शॉर्ट में सारे कलर आपके सामने में मौजूद है। और याद रखना कि जो बीच में कलर है, उस कलर को हम लोग क्या कहते हैं? ये ग्रीन कलर होता है। कई बार पूछा गया है, इसके मध्य में जो कलर होगा वो हमारा ग्रीन कलर होता है। और कई बार तो ये भी पूछ लिया गया कि ग्रीन कलर की अगर बात करते हैं, इसके अगर वेवलेंथ की बात करते हैं, इसका वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर नैनोमीटर में बोलेगा तो कहेंगे 550 नैनोमीटर होगा। अगर रेड कलर की अगर बात करते हैं, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और ये लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नैनोमीटर में कहेगा तो 780 नैनोमीटर आप कहेंगे। अगर वायलेट की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान है, इसका तरंग दैर्घ्य हमारा कितना कहेंगे? 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर आपसे अगर बोलता है कि कितना नैनोमीटर होगा, तो एक जीरो आप हटा दीजिए और 380 नैनोमीटर इसको कह दीजिए। तो 7 रंगों का मिश्रण हमारा एक श्वेत प्रकाश ही हो सकता है। और इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये पता कहां से चला? तो आपको ध्यान रखना, एक एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था और न्यूटन ने ये बात बताया था और ये कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट किसका? तो कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हम बात करते हैं। और इसी डिस्पर्सन ऑफ लाइट की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एक प्रिज्म लेते हैं और वह प्रिज्म हमारा क्या कहेंगे? ग्लास का प्रिज्म होगा। और इसी ग्लास पर जब सूर्य के प्रकाश को गिराते हैं तो पता चलता है ये सीधा नहीं निकल करके ये क्या होता है? इस तरह से मुड़ने लगता है। और कितने कलर में ये विभक्त हो जाता है? 7 कलर में। सबसे ऊपर में लाल कलर और सबसे नीचे में बैंगनी कलर होगा। और यही इसका एक ऑर्डर होता है और इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के नाम जानते हैं। तो 7 रंगों का जो आप यहां पर मिश्रण देखते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है? स्पेक्ट्रम है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मामला क्या है कि जैसे ही यहां से निकला, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया और सब आप देखते होंगे अलग अलग तरीके से डेविएशन हुआ। किसी में ज्यादा डेविएशन हुआ, किसी में कम डेविएशन हुआ। मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं उस प्रकाश की चाल की वजह से हुआ, उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की वजह से हुआ। ये बात आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहला बात यहां पर आता है कि अगर हम बात करते हैं 7 रंगों का ये मिश्रण है और कांच के प्रिज्म से होकर के ये गुजरता है, तो उसका परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन क्यों होता है? इसका रीजन पूछा है। सबसे पहला चीज तो आप कहेंगे, श्वेत प्रकाश के 7 रंग पूरे प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। और जब अलग अलग चाल से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है कि डेविएशन उसमें अलग अलग आएगा। इसलिए कोई ज्यादा ऊपर, कोई कम, किसी में ज्यादा डेविएशन, किसी में कम डेविएशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर समान चाल से चलता तो डेविएशन आता ही नहीं और सब एक ही जगह पर आ जाता, तो फिर पता ही नहीं चलता। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के पूरे प्रिज्म को परिकिरण करता है। यहां पर परिकिरण की बात ही नहीं करेंगे, हम लोग सीधा का सीधा कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन होगा। और यहां पर 7 रंगों में आपको दिख जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो 2 तरह की घटना इसमें घटती है। इसमें कोई परिकिरण नहीं होगा, कोई परावर्तन नहीं होगा, इसमें अपवर्तन होगा। और साथ ही साथ प्रकाश का पूर्ण आप कहेंगे यहां पर आप कहेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि माध्यम चेंज करेगा तो अपवर्तन हो जाएगा। अलग अलग कलर में देखा जाएगा प्रकाश का यहां पर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो ये घटना तो देखने को मिलती है। तो यहां पर परिकिरण का कोई कंसेप्ट नहीं है, इसलिए बी और सी ऑप्शन को आप ऐसे एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, समझिएगा गौर से। कहता है विद्युत जनरेटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जब कभी भी यहां पर जनरेटर की बात होती है तो आपको ध्यान रखना, ये जो जनरेटर होता है हमारा किस सिद्धांत पे काम करता है, ये सिद्धांत भी आप जान लीजिए। तो आपको ध्यान रखना, ये फ्लेमिंग के कौन से रूल पे काम करता है? अगर हम फ्लेमिंग की बात करते हैं तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर आधारित होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर आधारित होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जनरेटर की बात करते हैं, इसमें स्लिप रिंग लगा रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसके अंदर स्लिप रिंग लगा होता है। और ये स्लिप रिंग क्या करता है? तो करंट की दिशा को बदल देता है। इस बात को ध्यान रखना, ये करंट की जो दिशा होती है उसको बदल देता है। लेकिन करंट की दिशा को बदलता है कब? कहेंगे करंट की दिशा को ये बदल देता है। तो याद रखना मेरे भाई, हमेशा कहेंगे प्रत्येक हाफ रोटेशन पर ऐसा होता है। इस बात को ध्यान रखना, प्रत्येक हाफ रोटेशन की बात करते हैं। प्रत्येक जब हाफ रोटेशन करता है, जब प्रत्येक हाफ रोटेशन होता है तो वैसी परिस्थिति में करंट की दिशा बदल जाती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग के द्वारा हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही, चूंकि सही स्टेटमेंट को खोजना था। तो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद
कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनरेटर के अंदर ऐसा होता है। यह बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात आपको पता होगा, जनरेटर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो प्रेरित धारा को, अगर प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करनी है या प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त करनी है तो आपको ध्यान रखना, इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर सिंपल धारा होता तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं, लेकिन अगर बोला गया है कि यहां पर प्रेरित धारा की बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि यह भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारा करेक्ट है, यह भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ये दोनों के दोनों राइट हो गए। इसका मतलब मेरे भाई ए और बी दोनों करेक्ट होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए मेरे भाई। कहता है एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही समान फार्मूला द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत को ढूंढ करके बताना है। बताइए इसमें से कौन सा गलत है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए मैंने आपको पहले ही भी बोला था, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगर अल्केन की बात करें केमिकल फार्मूला CnH2n+2 हमारा होता है। अगर हम यहां पर अल्कीन की बात करेंगे इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा CnH2n हो जाएगा। अगर हम एल्काइन की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना इसके लिए केमिकल फार्मूला क्या होगा, कहेंगे CnH2n-2 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमारा सही है। लेकिन अगर एल्काइन की बात करते हैं, ये एल्काइन की अगर बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर एल्काइन की बात करते हैं, ये अल्कीन नहीं, ये एल्काइन की बात करते हैं। जब एल्काइन की बात करेंगे CnH2n-2 हो जाएगा, ये सही है। ये एल्काइन की अगर बात करेंगे तो ये हमारा सही है, लेकिन ये एल्काइन हमारा सही है। तो ये पहला हमारा सही हो गया। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत होगा, तो ये तो आंसर करेंगे नहीं। अगला देखते हैं। अल्कीन के लिए फॉर्मूला हमारा सही है, यानी कि स्टेटमेंट तो हमारा सही है। अल्कीन की बात करेंगे तो ये हमारा गलत है, चूंकि अल्कीन का केमिकल फार्मूला CnH2n होता है। यहां CnH2n+3 दे रखा था और जो गलत है वो यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लेके जाते हैं, मान लेते हैं मेरे भाई कि यहां पर हमारा क्या, क्योंकि यहां पर इसमें से करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है। और यहां पर अगर देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करते हैं। और यहां पर चुंबक क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है तो यहां पर बाहर की तरफ होगा। अब कहता है इसके आसपास में क्या करते हैं, एक मैग्नेट को लेकर के जाते हैं। और जब मैग्नेट को लेकर जाते हैं तो ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि आपसे पूछा रहा है जब मैग्नेट को हम यहां पर इसके पास लेके जाते हैं, तो जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लेके जाते हैं तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाते हैं, कुंडली के पास जब चुंबक की गति को बढ़ाते हैं यानी कि तेज गति से लेकर के आते हैं तो क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना कि प्रेरित विभवांतर का मान क्या होगा, कहेंगे यहां पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो फिर घटेगा नहीं, और कुंडली में प्रेरित धारा समान नहीं, धारा का मान भी बढ़ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का एक ही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर किसी को लगता है कि बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस आपको करनी है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मेरी क्लासेस चल रही है, आप बायोलॉजी क्लासेस वहां से कर सकते हैं और अपने तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला कहता है एक गोलीय दर्पण के एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में से कौन सा कथन सही है, तो दर्पण के बारे में बोला गया तो मेरे भाई कुछ नहीं सोचना। दर्पण हम लोग जानते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में सोचेंगे। और चूंकि ये गोलीय दर्पण की बात कर रहा है तो गोलीय दर्पण का मतलब ही होता है उत्तल और अवतल दर्पण, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मामला क्या है कि अगर हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे, समतल दर्पण तो सोचेंगे नहीं। अगर गोलीय दर्पण बोला तो गोलीय दर्पण के बारे में सोचेंगे, और गोलीय दर्पण को जब काट दिया जाता है दो भाग में बढ़ जाता है, एक हमारा अवतल दर्पण होता है और दूसरे की अगर बात करते हैं इसको हम लोग यहां पर उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक हमारा अवतल दर्पण और दूसरा हमारा अवतल दर्पण, एक हमारा अवतल दर्पण, एक हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो इसमें आपको बताए थे कि अवतल दर्पण हमारा ऐसे चम्मच के आकार का ऐसा होता है, इसके बीचों बीच जो लाइन पास करे उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। यहां पर हमारा क्या होगा, पोल कहेंगे, इधर हमारा सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा, इधर कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का साइन होता है। और एक कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि अगर कहीं ना कहीं फोकस पर अगर हम बल्ब को रखते हैं, मान लेते हैं कि फोकस पर हम बल्ब को रखते हैं, कहां पे रख रहे हैं, तो कहेंगे बल्ब पर अगर रखते हैं तो इससे जितनी भी प्रकाश की किरणें निकलेगी सभी टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर निकल जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण के एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष के किस दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है दर्पण। अच्छा, अभिसारित करने की बात कर रहा है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने अगर इन्फिनिटी से कोई भी किरणें आती है तो एक दूसरे के समानांतर हमेशा होगी। अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के
समानांतर होती है और समानांतर किरणें कहां मिल सकती है, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ है मेरे भाई कि वो अनंत डिस्टेंस पर मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना, जब वो अनंत से आ रही है तो एक दूसरे के समानांतर हो रही है, तो एक दूसरे के समानांतर किरणें फिर कहां मिलेगी, तो अनंत पर ही मिलेगी। ये कंसेप्ट कहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर अनंत से आने वाली किरणें अगर एक दूसरे के समानांतर है तो ये अवतल दर्पण का प्रॉपर्टी है कि समानांतर किरणें अगर जाएगी इस पर टकराएगी तो ये किससे पास करेगा, कहेंगे फोकस से पास करेगा। ना फोकस से इधर ना फोकस से इधर, एकदम बीचों बीच फोकस से पास करेगा, ध्यान रखना। तो यहां से भी पास करेगा तो कहेंगे फोकस से पास करेगा। इसका मतलब है मेरे भाई ये दोनों के दोनों परावर्तित किरण कहां मिल रही है, तो फोकस पर मिल रही है और इसी जगह पर अभिसारित हो रही है। तो आप सीधा कहेंगे कि अभिसारित करता दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है, तो किस बिंदु पर अभिसारित करेगा मेरे भाई, कहेंगे फोकस पर अभिसारित करेगा। इस बात को ध्यान रखना और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ये आंसर हमारा फोकस पर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अवतल दर्पण के केस में ऐसा होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान, अभिसरण बिंदु दर्पण का कौन सा, कहेंगे यहां पर मुख्य फोकस हो जाएगा। और कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी, जो कि निहायत गलत है। हमने साइन कन्वेंशन में आपको पहले ही बता रखा है कि अगर हम किसी भी दर्पण की बात कर ले फर्क नहीं पड़ता, अगर ये जो आप पोल दे रखे हैं इसी पोल से किसी का भी मेजरमेंट होता है। अगर आप इधर जाएंगे तो प्लस लेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस लेंगे। यहां पर फोकस दूरी की बात हो रही है तो कहेंगे फोकस दूरी हमारा पोल से मापा जाएगा और मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। जब आप इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, इसमें इधर आ रहे हैं इसका नाम माइनस में होगा, तो कहीं ना कहीं फोकस दूरी इसमें नेगेटिव होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां कह रहा है कि फोकस दूरी धनात्मक होगा, जो कि गलत दे रखा है, ये गलत है। पहला और तीसरा हमारा सही है और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा सही। तो मेरे भाई पहला और तीसरा इस क्वेश्चन का किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण में आप करके देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समानांतर क्रम में संयोजित किए गए कई प्रतिरोध इनमें से कौन से कथन के लिए सत्य है। मेरे भाई जब कभी भी आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जब जोड़ने की बात आती है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप सीधा कहेंगे सर समानांतर क्रम का अपना कंसेप्ट है। और समानांतर क्रम समूहन जब कभी भी वायर के लिए हम लोग करते हैं तो ये बात याद रखना कि वोल्टेज जो होता है हर एक रेजिस्टेंस में बराबर मिलेगा, कांस्टेंट रहता है, लेकिन करंट का डिवीजन होगा और करंट कभी भी कांस्टेंट हमारा नहीं रहेगा। अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जब कभी भी समानांतर क्रम समूहन की बात करते हैं तो याद रखना इसमें जो टोटल प्रतिरोध जिसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, इस समतुल्य प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी, याद रखना मेरे में समतुल्य प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो हमारा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होगा। टोटल प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो जाता है जब किसी वायर को समानांतर क्रम में आप जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं, तो याद रखना टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम आता है। और किससे कम आता है, याद रखना मेरे भाई उसमें जो प्रतिरोध जुड़े होंगे उसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी इसकी वैल्यू कम आती है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना सबसे छोटे प्रतिरोध से भी इसका वैल्यू कम आता है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा, सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा उससे भी इसकी वैल्यू कम आती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मेरे भाई जब कभी भी आपको लगेगा कि अगर मान लेते कि न्यूनतम प्रतिरोध पाना है, न्यूनतम प्रतिरोध पाना है, तो आप क्या करेंगे, तो तार को आप कैसे जोड़ेंगे, तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर बोला गया है कि इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कह रहा कि सभी प्रतिरोध दिए गए बिंदुओं के बीच में समायोजित होगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जितने भी प्रतिरोध इसके अंदर होंगे वो दो दिए गए बिंदुओं के बीच ही होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम समानांतर क्रम समूहन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एक तार हमारा ये हो गया, दूसरी तार को अगर देखेंगे तो दूसरा तार हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तीसरे तार को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि तीनों तार का अगर देखेंगे तो ये R1 है, मान लेते हैं ये R2 है, ये मान लेते हैं कि हमारा R3 है। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, इस रेजिस्टेंस के लिए, इस रेजिस्टेंस के लिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और तीनों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एक के है और तीनों एक ही पॉइंट पर मिला हुआ है और तीनों के लिए एंड पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिला है, तो समानांतर क्रम समूहन होगा। यानी दो बिंदुओं के बीच में हमारा क्या होगा, सारा का सारा प्रतिरोध यहां पर जुड़ा हुआ होगा और ऐसे में इस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, तो समानांतर क्रम समूहन को ये दिखाता है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा कहता है मेरे भाई कि परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो विष्टि प्रतिरोध से अधिक होगा। विष्टि प्रतिरोध का मतलब होता है जो छोटा प्रतिरोध उसमें होगा या फिर जो भी प्रतिरोध उसमें शामिल होगा उस प्रतिरोध से भी उसकी वैल्यू कम होती है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध विष्टि प्रतिरोध से अधिक कह रहा, जो कि गलत होगा मेरे भाई, उससे बहुत ज्यादा ही कम होगा, इस बात को ध्यान रखना। और प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच में विभवांतर समान होगा। विभवांतर कहने का मतलब वोल्टेज समान होगा, तो वोल्टेज तो मेरे भाई सब में बराबर ही मिलेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा सही है। तो आप कहेंगे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। आप बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे पहला और तीसरा इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी के अलावा कुछ नहीं करेंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है और आपतित किरण
और मुख्य अक्ष के बीच न्यून कोण क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा दर्पण बोला तो कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करती है, ऐसे ही होते, फटाफट इसको बना लेंगे। बीचों बीच जो लाइन पर पास करेगा उसको प्रधान अक्ष कहेंगे, और यहां पर इसका सेंटर होगा, सेंटर और पोल के बीच में फोकस होगा। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान देना, हमारा इंफिनिटी का डिस्टेंस होता है। कह रहा है यहां पर क्या कि एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। कहां पर आपतित होती है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। इसका मतलब जो प्रकाश किरणें हैं वो ऐसे आए, और ये एंगल को इंसिडेंस एंगल कहते हैं, और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और परावर्तन का नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आपस में क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए मेरे भाई कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, और इसको परावर्तन कोण कहेंगे। दर्पण है तो आपतन परावर्तन ही होगा, इसमें अपवर्तन नहीं होगा, अपवर्तन लेंस में होता है। तो आप बताइए मेरे भाई, एक प्रकाश की किरण की अगर बात करते हैं अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में, ये आपतित किरण आने वाली किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके बीच का जो कोण होगा उसको कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं, कहेंगे अभी हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और याद रखना ये अभिलंब के रूप में हमारा होता है, जो कि दर्पण पर 90 डिग्री पर होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये पता चल रहा है कि इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, तो सीधा कहेंगे सर इस एंगल को हम लोग यहां पर आपतन कोण के नाम से जानते हैं। और आपतन कोण और परावर्तन कोण की वैल्यू आपस में कैसी हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला कहता है मेरे भाई इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार ही काटेगा और प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल ही काटेगा, ये तो सच है। और जब ये इसको काटेगा तो क्या करेगा, तो उदासीन बना देगा, और क्या मिलेगा, तो लवण और जल की प्राप्ति होगी। और उदासीन स्थिति में अगर देखें तो उसका पीएच मान मेरे भाई 7 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि 7 से ज्यादा होगा तो हम कहते हैं क्षारीयता बढ़ती है, और 7 से अगर कम होगा तो अम्लता बढ़ती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 जो है वो हमारा उदासीन का केस होगा। तो पीएच वैल्यू कितना कहेंगे, 7 हो जाएगा। और लवण क्या कहेंगे, यहां पर अम्ल और प्रबल क्षार रिएक्शन करेगा तो लवण और जल की प्राप्ति होगी। यानी इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से हमारा क्या कहेंगे, सही है। अगला कहता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार की बात करता है, इससे लवणीय हमारा यहां पर जो अम्लीय लवण हमारा बनता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे भाई अम्ल अगर प्रबल है और अगर क्षार अगर दुर्बल है, तो आपको ध्यान रखना जो आपको प्राप्त होगा वो लवण प्राप्त होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये चूंकि प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता तो पूरे का पूरा लवण प्राप्त होता। लेकिन यहां पर क्या तो कहेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार कहता है, इसका मतलब जो अम्ल प्राप्त होगा वो हमारा कैसा, तो लवणीय अम्ल प्राप्त होगा। जो लवण प्राप्त होंगे वो अम्लीय होंगे, इस बात को ध्यान रखना। और जब अम्लीय होंगे तो उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। स्टेटमेंट भी पूरी तरीके से सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होंगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करने वाले हैं। आपके सामने में बोला गया कि अकशेरुकी प्राणी बताइए किसके श्रेणी में आता है। अगर अकशेरुकी प्राणी की बात करते हैं, एक लाइन में आप जान लीजिए कि अकशेरुकी प्राणी किसको कहते हैं। एक एक बच्चा को पता होना चाहिए कि अकशेरुकी प्राणी किसको कहते हैं। अकशेरुकी प्राणी की बात करते हैं तो ये वर्टिब्रेट्स को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर वर्टिब्रेट्स को कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स हम उसको कहते हैं, या कशेरुकी प्राणी की बात कर रहे हैं। यहां पर कशेरुकी प्राणी की बात करें इसको वर्टिब्रेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और अगर कशेरुकी प्राणी की बात करें, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें किसकी, तो कहेंगे इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, ये बात आपको ध्यान रखना। और रीढ़ की हड्डी जिसको वर्टिब्रेट्स आप कहते हैं, इसमें आप देखेंगे जितने भी मछली वर्ग के प्राणी है वो इसमें आ जाएगा। जितने भी पक्षी वर्ग के प्राणी हैं, जितने भी पक्षियां आप देखते होंगे सभी इसमें शामिल हो जाएगा। इसमें जितने भी स्तनधारी हैं या जिसको आप मैमल्स कहते हैं वो सभी के सभी शामिल हो जाएगा। इसमें जितने भी सरीसृप हैं ये सभी के सभी इसमें शामिल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा जो आप उभयचर की बात कर लीजिए वो भी आपका क्या होगा, कशेरुकी प्राणी होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखते हैं ऑर्थोपोडा की बात करते हैं, मोलस्का की बात करते हैं, इकोनोडर्मेटा की बात करते हैं, एनिलिडा की बात करते हैं, ये सब के सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जब रीढ़ की हड्डी नहीं होती मेरे भाई तो ये इनवर्टिब्रेट्स होगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो हम लोग सीधा कहेंगे कि स्तनधारी क्या है, तो मेरे भाई कशेरुकी प्राणी है। ये कशेरुकी प्राणी आंसर नहीं होगा, ये भी कशेरुकी प्राणी आंसर नहीं होगा। तो अकशेरुकी प्राणी कौन होगा, ऑर्थोपोडा होगा। और ऑर्थोपोडा की बात करते हैं इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट हो जाएगा। मेरे भाई विसरण की एक सामान्य प्रक्रिया होती है और प्लांट में भी विसरण होता है। मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि विसरण का भी प्रोसेस होता है जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन भी होता है और ऑस्मोसिस भी होता है प्लांट के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं। आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ये क्रियाएं प्लांट के अंदर होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको सीधा समझना है कि क्रियाएं अगर आपसे पूछा गया कि विसरण एक
सामान्य प्रक्रिया है। ये कहां पर, तो ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है और वह एक डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगा। और डिफ्यूजन हमारा ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है और आसानी से वहां पर हम कह सकते हैं। यार किस हार्मोन की कमी कारण मधुमेह नामक डिजीज होता है? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं जानता होगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ये बोला गया है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा, जब कभी भी आपसे अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा, एक लाइन में आप जान लीजिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कोई इंडोक्राइन ग्लैंड होगा तो याद रखना ये किसका सिक्रेशन करता है? तो ये केवल और केवल हार्मोन का सिक्रेशन करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये केवल और केवल हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना। ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है। हम किसकी बात करते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं। इसी तरीके से होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि की हम बात करते हैं। अगर हम यहां पर बाह्यस्रावी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है ये कौन होगा? तो बाह्यस्रावी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ध्यान रखना। और इससे किसका सिक्रेशन? तो याद रखना मेरे भाई, यहां से एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। यहां से एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इस तरीके से तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन आपसे किसकी बात कर रहा था? यहां पर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं होती ये पूछा गया है। और हमारे शरीर की बात कर रहा है, मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सामान्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो आप कहेंगे सर अगर हम बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि का, एड्रिनल ग्लैंड्स की बात करते हैं, इससे एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। उसी एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं, या फिर लरो या उरो हार्मोन कहते हैं, उसी को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब है सर इमरजेंसी हार्मोन का सिक्रेशन करेगा तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? तो कहेंगे इसको इंडोक्राइन कहेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से मेरे में जो कि मास्टर ग्लैंड होता है और इसी से बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो ये भी हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर सलेवरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं, इससे स्लाइवा का सिक्रेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। यहां से स्लाइवा का सिक्रेशन होता है और स्लाइवा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और ये टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन करता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसी टाइलिन एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? एमाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग यहां पर एमाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो जो एंजाइम का सिक्रेशन करेगा तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, अगर एंजाइम का सिक्रेशन अगर ये करता है तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जिसको बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कहेंगे ये हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि है, लार ग्रंथि को बाह्यस्रावी ग्रंथि कहेंगे, जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे, सॉरी एंजाइम का सिक्रेशन करती है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जब किसी धातु को उसके अयस्क से अगर निष्कर्षित करना है तो आप उसमें क्या मिलाते हैं? तो आप गैंग मिलाते हैं। और गैंग मेरे भाई अशुद्धि के रूप में होता है, जो कि सिलिका के फॉर्म में होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अम्लीय गालक होगा या क्षारीय गालक होगा। तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर सिलिका की बात कर रहा है और सिलिका का मतलब क्या होता है आपको समझना है। अगर सिलिका की बात करेगा तो कहेंगे SiO2 की बात करेंगे। और आप यहां पर देख रहे होंगे कि सिलिका में सिलिकॉन आप देख रहे होंगे, जो कि अधातु है। और ये अधातु के ऑक्साइड्स क्या है? तो आप सीधा कहेंगे सर ये अधातु के ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं। और जो अधातु के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? तो वो अम्लीय होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और धातु के ऑक्साइड्स अम्लीय होंगे, जबकि धातु के ऑक्साइड्स क्षारीय होते हैं। इसका मतलब मेरे भाई जो हमारा गालक होगा वो अधातु के ऑक्साइड्स हैं, यानी कि वो अम्लीय होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसमें किसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इसको अलग करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर किसकी आवश्यकता होगी? तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको किसको अलग करना है? तो मेरे भाई आपको जो यहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अधातु के ऑक्साइड, जिसको सिलिका कहते हैं, अम्लीय का अलग का इस्तेमाल करेंगे। तो सिलिका को अलग करेंगे, क्योंकि सिलिका हमारा क्या तो अम्लीय होगा। तो कहीं ना कहीं इसको अलग करने के लिए हम क्षारीय गालक का इस्तेमाल करेंगे। इसको अलग करने के लिए क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। जो अम्ल होगा उसको क्षार के लिए यूज करेंगे, जो क्षार होगा उसके लिए अम्लीय गालक का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला गालक के माध्यम ए से माध्यम बी और बी की तरफ जाते हुए प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। दिए गए कथनों में बताइए कौन सा सही है? मेरे भाई ए माध्यम से बी माध्यम की तरफ जाते हैं तो प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बी है वो सघन है, ए जो है वो विरल है। विरल से सघन में जाएंगे तो ऐसा होगा, बी सघन है, इस बात को ध्यान रखना। यहां पर दे रखा माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशिक रूप से सघन है, जो कि निहायत गलत है मेरे भाई। सही कौन होगा? क्योंकि माध्यम बी ज्यादा सघन होगा। माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होगी, जो कि मेरे भाई माध्यम ए की प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि माध्यम ए हमारा विरल माध्यम होगा, इसलिए स्पीड ज्यादा होगा। माध्यम बी का अपवर्तनांक माध्यम ए के अपवर्तनांक से अधिक होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो सघन माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, जो विरल
माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका यहां पर हो जाएगा क्या, तो आप सीधा कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, फिर से विद्युत जनरेटर की बात कर रहा है। जब आपको जनरेटर की बात करेगा, स्टेटर में पूछा गया, कहेंगे कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा करके प्रेरित धारा में वृद्धि कर सकते हैं। बिल्कुल, धारा में करंट को हम बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो कहेंगे करंट जो हमारा होगा उसमें बढ़ जाता है। कुंडली के चाल को बढ़ा करके प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये भी सही है। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की कमी करके प्रेरित धारा की वृद्धि करते हैं, ये गलत है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा करके धारा को आप बढ़ा सकते हैं, ये हमारा गलत है होगा, लेकिन यहां गलत दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। जब पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर आप यहां पर बी करेंगे। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कहते हैं मेरे भाई, जैसे कि किसी का हड्डी टूट जाता है तो आप देखते होंगे प्लास्टर कर दिया जाता है, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो कि हमारा CaSO4 हाफ H2 होता है। इसको हम लोग कैल्शियम क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के भी नाम से जानते हैं। उसमें जब पानी आप मिला दीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद वो पूरा सूख करके हार्ड हो जाता है। देखिए बहुत ही ज्यादा हार्ड पदार्थ प्रदान करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा मेरे भाई, क्यों हार्ड होगा, क्योंकि उसको पानी के साथ मिला दीजिए और पानी के साथ मिलाने पर वो कंप्लीट रूप से हार्ड हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पादप में प्रांकुर कहां पाया जाता है, कहेंगे बीज में। बीज में क्या होता है, कहेंगे प्रांकुर की बात करेंगे। आगे चलते हैं, सहसंयोजक बंधन में दो परमाणुओं के बीच में निर्मित होता है, तो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा नहीं होगा, तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, यहां पर बोला गया फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ये आपसे ढूंढ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं जब फ्लोएम की बात होती है तो फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, कहेंगे भोजन का संचरण होता है, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है आफ्टर फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज की हम बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मामला क्या है मेरे भाई, आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। सबसे पहला कहता है कि फ्लोएम में परिवहन होता है, बिल्कुल परिवहन होता है, और ऊर्जा के उपभोग एटीपी के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। परिवहन होता है तो कहेंगे भोजन का परिवहन होगा, फ्लोएम में भोजन का परिवहन होगा, और ऊर्जा के रूप में एटीपी का क्या होता है कि हाँ इस्तेमाल होता है। इस बात को ध्यान रखना, फ्लोएम के अंदर भोजन का परिवहन करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करता है और हम कहेंगे ऊर्जा का उपयोग होता है, एटीपी के रूप में उपयोग होता है। इस बात को ध्यान रखना। और आप सभी लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान 18 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, और वही एनर्जी क्या करता है, फ्लोएम को दे देता है, और फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, भोजन का परिवहन करता है। आप कहेंगे कहां से कहां, तो आप कहेंगे मेरे भाई पत्ती से जड़ पर, और जड़ से कहां तो पत्ती, यानी कि बाई डायरेक्शनल होता है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, स्टार्टिंग में यही होता है। और फ्लोएम में परिवहन जीटीपी और सीटीपी का होता है, ये जो कि बिल्कुल गलत है। सीटीपी और जीटीपी का जो परिवहन होता है वो कौन करता है, याद रखना मेरे भाई, जीटीपी और सीटीपी का इस्तेमाल कहां पे, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये गलत था, इसका रिलेशन फ्लोएम से कोई रिलेशन हमारा नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि एक उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बताइए वस्तु की स्थिति क्या होगी। एक लाइन में मेरे भाई आपको आंसर करना चाहिए। लेंस में कैसा कह रहा है, अगर लेंस में यहां पर उत्तल लेंस कह रहा है तो बताइए दर्पण में कैसा होगा, कहेंगे दर्पण में अवतल दर्पण हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और अवतल दर्पण में आपको पता है कि 6 केस की बात हम लोग करते हैं, लेकिन अगर आपसे उत्तल लेंस पूछा गया तो उत्तल लेंस पर ही चलते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और उत्तल लेंस हमारा कैसा, कहेंगे ऐसा होता है मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं बीचों बीच जाएगा, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसमें कितनी फोकस होती है, 2 फोकस होती है, इसको पहली फोकस कहते हैं। इस कर्व के लिए जो फोकस होगा F1 कहते हैं, इस कर्व के लिए जो फोकस होगा उसको हम लोग F2 कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अब जितना दूरी पर ये है उतने दूरी पर हम कहेंगे, ये जो दूरी पर लिखा था इसको 2F1 कहेंगे, और जितना दूरी पर F2 है उतने ही दूरी पर इधर हमारा होगा, इसको 2F2 कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इधर भी इंफिनिटी होता है, इधर भी इंफिनिटी होता है। अब समझना मेरे भाई बातों को, क्या कहता है, कहता है कि उत्तल लेंस में एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। एक बात बताइए मेरे भाई, कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जहां पे ऐसा होगा, तो हम सभी लोग जानते हैं ये उत्तल लेंस हमारा है, और उत्तल लेंस में अगर 2F1 पर वस्तु को रखेंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो इमेज बड़ा बनेगा। अब मेरे भाई हमको इमेज क्या चाहिए, तो कहेंगे छोटा इमेज चाहिए, और जब छोटा इमेज चाहिए तो इससे पीछे ही रहना पड़ेगा, 2F1 से पीछे ही रहना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई आप कहेंगे अनंत पर रखेंगे तो ऐसा होगा, 2F1 से परे होगा, और यहां पर क्या दिया, वास्तविक
उल्टा और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। मेरे भाई छोटा बोला बिंदु के समान अगर बोलता तब हम लोग आंसर करेंगे अनंत पर रखने पर, लेकिन यहां पर ये भी ऑप्शंस है कि 2f1, इसको 2f नहीं लिखना चाहिए 2f1 कह दीजिए। 2f1 से पड़े अगर इधर पीछे रखेंगे तो छोटा इमेज ही बनेगा, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। तो एक तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। और अगर हम अनंत पर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहां पर छोटा इमेज बोला है मेरे भाई, ये नहीं बोला कि बिंदु साइज का इमेज बनेगा, छोटा इमेज बोला है, सिर्फ बिंदु साइज का इमेज नहीं बोला है, इसलिए आप 2f से पड़े को लेकर जाएंगे। वैसे इंफिनिटी पे रखिएगा तो बिंदु के समान इमेज बनेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही 2f पर जाएंगे समान अगर का बनेगा, 2f से आगे बढ़ेंगे बड़ा इमेज बनेगा, तो उधर जाना ही नहीं है, हम लोगों को आगे चलना है। आज का मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता कि फोकस दूरी हमारा कितना, तो 50 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता बताइए क्या होगा। तो सभी लोगों को ये पता होना चाहिए अभी सारी लेंस किसको कहते हैं। सुनिए अपसारी लेंस हम किसको कहते हैं, तो आप जान लीजिए मेरे भाई अपसारी लेंस की अगर हम बात करते हैं तो अपसारी लेंस कहने का मतलब डाइवर्जिंग लेंस को कहा जाता है। किसको कहते हैं, कहेंगे यहां पर जब डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस हम किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना अवतल लेंस को कहा जाता है मेरे भाई, अवतल लेंस को कहते हैं। और ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी हमेशा नेगेटिव होगा। जब फोकस दूरी नेगेटिव हो तो पावर भी यहां पर नेगेटिव होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है, लेंस की क्षमता पूछा गया है मेरे भाई, लेंस की क्षमता क्या होगी, तो नेगेटिव में होगा, प्लस में दे रखा है नहीं होगा, प्लस में दे रखा है नहीं होगा मेरे भाई, पॉसिबिलिटी है ऑप्शन नंबर सी होने का। आप फॉर्मूला भी लगा करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखा होता है तो पावर का फॉर्मूला फिर आपका 100/f लगेगा। और आपको पता चल गया कि अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस यहां पर अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में लेना है तो आप यहां पर नेगेटिव में लेंगे, यहां 100 हो जाएगा, और नेगेटिव में कितना होगा तो -50 हम लोग इसमें पुट करेंगे, इसकी वैल्यू -2 डायप्टर होगी, यानी कि जो पावर होगा वो -2d हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। मेरे भाई आपने देखा कितना कम समय में आपका डिसीजन ओवर हो गया, ठीक है। हमारा कोशिश रहेगा आगे आने वाले जो टेस्ट होंगे, आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, अब मेरे भाई अभी तक में आपने जो किया, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब सीरियसली मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आपको वो मिलेगा जो आप सोचे नहीं होंगे, क्योंकि कम समय में कैसे रिजल्ट कराना है आपसे, वो मेरे साथ जुड़ करके देखना। अभी तक में आपने जितना पढ़ा है उसके जितने भी निचोड़ क्वेश्चंस होंगे, जो बेहतरीन होगा आपके लिए, वैसे क्वेश्चंस का मैराथन आपको मिलता रहेगा। और मैराथन में कोई कमी नहीं करेंगे, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। आपके लिए मेरे भाई 12 बजे रात में क्यों नहीं क्लास लेना पड़ेगा, 12 बजे रात में आपके सामने खड़े हो रहे क्लास लेकर के आपका सिलेक्शन दिलाना है। चाहे हमारे सामने 27,000 सीट बोले या 2700 सीट बोले, हम ये समझ करके तैयारी करेंगे कि एक ही सीट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इतना कम सीट देना कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि इस बहुत सारे युवाओं का आप समझ लीजिए कि ये भरोसा तोड़ा है सरकार ने। ऐसे सरकार को मेरे भाई क्या कहे समझ में नहीं आ रहा है। आपने अगर दिया भी तो थोड़ा और ज्यादा कर देते। आपने 1 लाख गछा था कि 1 लाख वैकेंसी खाली है, 1 लाख सीट खाली है, तो क्या टीआरई 5 में लेके जाएंगे उसको? पहले टीआरई 4 वालों को मौका दे दीजिए, जो बचेगा उसके बाद टीआरई 5 में आप देना। उससे पहले आप स्टेट करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट की संख्या और बढ़ जाएगी, तो कंपटीशन का लेवल हाई हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको किसी भी रिदम में किसी भी तरीके से पूरा एफर्ट लगा के चलना होगा। आप समझ लीजिए कि इस बार का दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ इस बार भूल जाइए, और दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ समझ लीजिए कि अगले साल जिस दिन सिलेक्शन होगा उसके अगले ही दिन मनाएंगे, और उसी दिन आपकी दिवाली होगी, ये मानकर के इस बार तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि सीटों की संख्या को देखते हुए पता चल रहा है कि किस लेवल में मेहनत करना पड़ेगा। दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको कम से कम जितना टेस्ट आप दिए हैं सबका निचोड़ निकाल करके, चाहे जो भी बुक अवेलेबल है सबके क्वेश्चंस निकाल करके हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे, आपको अभी के बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूं, ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि जो आज से भी तैयारी करना शुरू करेगा और दिलो जान से करेगा, उसके सिलेक्शन फिक्स है। जो जीता, जो मेहनत किया वही मेरे भाई जीतेगा। जो मेहनत से भाग जाएगा फिर उसका तो कोई बात ही नहीं। आप मेहनत करते हैं, आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसलिए किसी भी सूरत में आप मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए, और आपको सफलता श्योर मिलेगी। तो चलिए आज का डिस्कशन हम यही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।